नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े देश को असल में चलाता कौन है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। भारत की जो पूरी शासन व्यवस्था है, उसके टॉप पर बैठे प्रमुख अधिकारियों और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं को समझेंगे। तो चलिए इस पूरी संरचना को एक-एक करके खोलते हैं। ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है ना? सोचिए, 1.4 अरब लोगों का देश। यहाँ फैसले कौन लेता है, नीतियाँ कौन बनाता है और इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? हमारी आज की ये जो चर्चा है, वो इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश है। देखिए, इस विशाल संरचना को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य स्तंभों या कह लें कि पिलर्स में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे संविधान के रक्षकों से, फिर लोकतंत्र की मशीनरी को देखेंगे और फिर प्रशासन, सुरक्षा और जो जरूरी कमीशंस हैं वहां तक जाएंगे। तो ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, संवैधानिक और न्यायिक प्रमुख। ये वो पद हैं जो हमारे संविधान की नींव हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में कानून का राज बना रहे। तो सबसे पहले देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे राष्ट्र की प्रमुख हैं। उनके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और फिर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सरकार का नेतृत्व करते हैं और असल में देश के मुख्य कार्यकारी भी वही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कानून के संरक्षकों की। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हमारी पूरी न्यायपालिका के शीर्ष पर हैं। वहीं महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल ये सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं, मतलब अदालतों में सरकार का पक्ष यही रखते हैं। इन्हीं पदों की वजह से ये सुनिश्चित होता है कि देश कानून के दायरे में ही चले। ठीक है, तो कानून के राज से अब हम उन संस्थाओं की तरफ बढ़ते हैं जहां ये कानून बनते हैं। हमारा दूसरा स्तंभ है संसद और निर्वाचन प्रहरी, यानी हमारे लोकतंत्र के दो सबसे बड़े आधार। संसद के दोनों सदनों में ये वो प्रमुख चेहरे हैं जो पूरी विधायी कार्रवाई को मैनेज करते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति सदन की कार्रवाई चलाते हैं, जबकि विपक्ष के नेता सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर लोकतंत्र में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। संसद तो जनता की आवाज है, पर सवाल ये है कि ये आवाज वहां तक पहुंचती कैसे है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करवाना, और वो भी निष्पक्ष रूप से, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और यही बात हमें हमारी अगली महत्वपूर्ण संस्था की ओर ले जाती है। ये वो टीम है जो इस पूरी विशाल प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और उनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त मिलकर पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की ये भारी जिम्मेदारी निभाते हैं। चलिए, अब जरा सरकार के इंजन रूम में झांकते हैं। ये वो प्रशासक हैं जो नीतियों को जमीन पर उतारते हैं और सरकार के दिन प्रतिदिन के कामकाज को असल में यही संभालते हैं। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण वित्तीय प्रहरी हैं और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो सरकारी खर्च की जांच करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे वो एक बाहरी ऑडिटर हों। वहीं सीजीए यानी महालेखा महानियंत्रक, वो सरकार के खातों को मैनेज करते हैं, एक तरह से देश के चीफ अकाउंटेंट। दोनों की भूमिकाएं अलग हैं पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये अधिकारी भारत की नौकरशाही की रीढ़ की हड्डी है। कैबिनेट सचिव देश के सबसे बड़े नौकरशाह होते हैं, जो सरकार और प्रशासन के बीच एक पुल के तरह काम करते हैं। और वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और दूसरे प्रमुख सचिव जैसे गृह, रक्षा और विदेश, ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीतियों को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। अब रुख करते हैं राष्ट्र के रक्षकों की ओर, यानी हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख। ये हैं हमारे टॉप कमांडर्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। सरकार को एक सिंगल पॉइंट पर सैन्य सलाह देते हैं और साथ ही थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के बीच तालमेल भी बैठाते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना जरूरी है कि इस विश्लेषण में जितनी भी जानकारी है वो अधिकारियों की इस प्रामाणिक सूची से सीधे ली गई है। चलिए, अब आंतरिक सुरक्षा बलों को देखते हैं। सेना के अलावा हमारे पास ये महत्वपूर्ण बल भी हैं। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देश के अंदर की सुरक्षा संभालती है। और एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात है। हर एक का काम बहुत ही खास और जरूरी है।
अब हम उन एजेंसियों की दुनिया में चलते हैं जो राष्ट्र की आंखें और कान हैं। ये जांच और खुफिया एजेंसियां अक्सर पर्दे के पीछे रहकर ही काम करती हैं। यहाँ इन दोनों का अंतर जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सीबीआई देश के भीतर बड़े अपराधों और भ्रष्टाचार की जांच करने वाली भारत की टॉप एजेंसी है। दूसरी ओर रॉ हमारी बाहरी खुफिया एजेंसी है जो भारत के बाहर से आने वाले खतरों पर नजर रखती है। और भी कई प्रमुख एजेंसियां हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी घरेलू खुफिया जानकारी को संभालता है। प्रवर्तन निदेशालय ना ईडी वित्तीय अपराधों से निपटता है। एनसीबी नशीले पदार्थों की तस्करी रोकता है और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। और आखिर में उन संस्थानों पर नजर डालते हैं जो नीति, भर्ती और विशेष जनादेश के जरिए हमारे भविष्य को आकार देते हैं। ये आयोग देश के लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है। यूपीएससी हमारे टॉप के सिविल सेवकों की भर्ती करता है। विधि आयोग कानूनी सुधारों की सिफारिश करता है और राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। तो सर्वोच्च संवैधानिक पदों से लेकर प्रमुख आयोगों के अध्यक्षों तक हमने उन सभी स्तंभों को देखा है जिन पर भारत की ये विशाल शासन संरचना असल में टिकी हुई है। ये नेतृत्व, प्रशासन और सुरक्षा की एक बहुत बड़ी और जटिल प्रणाली है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इस विशाल राष्ट्र को दिशा देने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। हर एक पद, हर एक विभाग इस बड़ी मशीनरी का एक एक अहम पुर्जा है। तो अगली बार जब कोई बड़ी खबर पढ़े या किसी नई सरकारी नीति के बारे में सुने तो एक पल के लिए इस पूरी संरचना के बारे में सोचिएगा कि उस फैसले के पीछे इनमें से कौन सा चेहरा, कौन सा दफ्तर हो सकता है। ये जानने के बाद शायद खबरों को देखने का नजरिया ही बदल जाए।